अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू पाक मैथ यूट्यूब चैनल्स। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर्स में हम एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 जो है उस पर कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कोनिक सेक्शंस और सिंपली कोनिक। इस चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शंस, सिंपली आप उसे कोनिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आर द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शंस। कहते हैं ये जो कोनिक सेक्शंस हैं, कोनिक्स या आप सिंपली कोनिक्स कह सकते हो, ये आपके पास कर्व्स होती हैं। फर्स्ट बात तो आपने ये याद रखनी है कि ये कोनिक सेक्शंस जो भी है ये आपके पास क्या है, कर्व्स हैं। ऑब्टेन्ड बाय या इंटरसेक्शन ऑफ द कोन एंड प्लेन्स, जो कि आपके पास बनती हैं कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से। एक आपके पास कोन हो और एक प्लेन हो, तो उनके इंटरसेक्शन से जो आपके पास कर्व्स बनती हैं उनको आप कोनिक्स या कोनिक सेक्शंस कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं जी। नेक्स्ट पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, आपके पास है इफ द प्लेन पासिस थ्रू द वर्टिसेस। अगर प्लेन जो है वो वर्टिक्स से पास करे, द इंटरसेक्शंस इज जस्ट अ सिंगल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट सर्कल। अगर आपके पास कोई कोन हो, ठीक है ना, और प्लेन उसके वर्टिक्स से पास करे तो आप उसको पॉइंट सर्कल कहेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आपके पास कोन हो, ये है हमारे आपके पास कोन, ठीक है ना, और ये आपके पास प्लेन है। तो आप देखें ये जो प्लेन है ये कोन के वर्टिक्स, ये आपके पास कोन का वर्टिक्स है, ठीक है ना। तो इसको आप वर्टेक्स का नाम दें। तो ये प्लेन जब कोन के वर्टेक्स से गुजरेगा तो फिर आपके पास जो शेप्स बनेगी, दोनों के इंटरसेक्शन से जो शेप्स बनती है उसको आप कोनिक सेक्शन कहते हो। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो शेप बनेगी उसको आप पॉइंट सर्कल कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए स्टूडेंट्स। इफ द प्लेन इज स्लाइटली tilted, cut only वन naps ऑफ द कोन। अगर आपके पास प्लेन्स जो है वो स्लाइटली टिल्टेड कट्स ओनली वन नैप्स, एक ही नैप से कट करे, द रिजल्ट इज एलिप्स। तो आपके पास जो शेप्स बनेगी वो शेप आपके पास एलिप्स कहलाएगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कोन है। अगर हमारे पास कोई प्लेन इस तरह से इसके जस्ट एक नैप्स को कट करता है, ये हमारे पास जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ से ये जो ब्लैक कलर में इधर मैं ये ड्रा करने लगा हूँ, ये जो हिस्सा है हमारे पास कोन का, ये हमारे पास इसका अपर नैप्स होता है। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमारे पास इसका लोअर नैप्स होता है कोन का, ठीक है ना। तो इसको हम नेप्स कहते हैं। तो अगर कोई प्लेन्स जस्ट अपर नेप्स को कट करे या लोअर नेप्स को कट करे, एक ही नेप्स को कट करे, तो उसको आप उससे जो शेप्स बनेगी वो शेप आपके पास कहलाएगी एलिप्स, ठीक है ना। तो उसको आप एलिप्स का नाम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं जी। इफ द इंटरसेक्शंस of planes is parallel to the generators of the cone. Intersections plane is parallel to the generators of the cone, but intersections its one naps only and cuts is parallels. तो कट्स वो होगा पैरेलल कट करेगा आप इस पैराबोला। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वो इस पॉइंट में वो कहता है कि इफ द इंटरसेक्शंस प्लेन जो है इज पैरेलल टू द जनरेटर्स ऑफ द कोन। इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन जो होता है ये पैरेलल होना चाहिए जनरेटर ऑफ द कोन के, बट इंटरसेक्शंस इट्स ओनली वन नेप्स। अगर इंटरसेक्शन जो है वो एक ही नेप्स पर हो रहा हो। कर्व्स इज पैराबोला, तो ऐसी कर्व्स को हम पैराबोला कर्व कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी। नेक्स्ट पॉइंट है इफ द कटिंग प्लेन्स पैरेलल्स टू द एक्सिस ऑफ कोन। कटिंग प्लेन जो है वो पैरेलल्स टू द एक्सिस ऑफ कोन है एंड इंटरसेक्शंस बोथ ऑफ इट्स नेप्स कट्स इज कॉल्ड अ हाइपरबोला। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ये जो ऊपर वाला पॉइंट्स है इसकी डायग्राम्स को समझ लेते हैं। इफ द इंटरसेक्शंस प्लेन इज पैरेलल्स टू द जनरेटर्स
ऑफ द कोन बट इंटरसेक्शन इज ओनली वन नेप इज कॉल्ड पैराबोला। तो पहले इस पैराबोला की डायग्राम को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हाइपरबोला पर आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक कोन है, इसमें देखें हमारे पास वो कहता है कि ये इस प्लेन जो है ये इस एक्सिस के, ये एक्सिस है कोन का, ठीक है ना, ये एक्सिस के पैरेलल कट करे, इसके पैरेलल सेम, यानी कि इस तरह से इसके पैरेलल आपके पास एक प्लेन हो। ये प्लेन जो है ये इस कोन को इसके पैरेलल कट करे इस तरह से। ये प्लेन जो है कोन को इसके एक्सिस के, ये जो है ये इसका एक्सिस है, ये वाला जो है, ठीक है ना। तो ये देखिए प्लेन और एक्सिस जो है ये आपस में, ये एक्सिस है और ये प्लेन है, तो ये आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये उसके पैरेलल इसको कट करता है अगर प्लेन कोन को, तो फिर आपके पास जो शेप बनेगी उस शेप्स को आप पैराबोला का नाम देंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लें, ये जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट में वो कहता है कि कटिंग प्लेन, जो प्लेन है ये पैरेलल कट करता है एक्सिस को, कोन के एक्सिस को पैरेलल कट करता है, बट इंटरसेक्शन बोथ ऑफ इट्स नेप्स, वो दोनों नेप्स से कट करता है, तो आपके पास जो शेप्स बनती है वो हाइपरबोला कहलाती है। तो इसको डायग्राम से देखते हैं। ये स्टूडेंट्स फर्ज कर लें कि आपके पास एक कोन है और ये उसका एक्सिस है, ये वाला जो है, ये जो है ना ये इस कोन का एक्सिस है, ये थोड़ा सा आप सही तरह से बना लीजिएगा, ये इस कोन का एक्सिस है। कहता है अब अगर कोई प्लेन, यहाँ पर देखिए कोई प्लेन है आपके पास, तो प्लेन अगर कोन के दोनों नेप्स को इस एक्सिस के पैरेलल कट करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास प्लेन कुछ यूं इस तरह से है, ठीक है ना, तो वो इसके दोनों नेप्स को कट करता है, ये आप सही से बना लीजिएगा। तो फिर आप ये देखिए दोनों ऊपर वाला ये आपके पास अपर नेप्स है, ठीक है ना, और ये लोअर नेप्स है, ठीक है ना, ये अपर और ये आपके पास लोअर नेप्स। तो अगर ये अपर और लोअर नेप्स को दोनों को कट करता है और पैरेलल्स टू एक्सिस कट करता है, तो आपके पास जो शेप्स बनेगी उसी शेप्स को आप हाइपरबोला का नाम देंगे, ठीक है ना। तो आप इसे हाइपरबोला का नाम दो। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ग्रीक मैथमेटिशियंस अपोलोनियस एंड प्यूपस डिस्कवर्ड द मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक सेक्शंस। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोनिक सेक्शंस की प्रॉपर्टीज जो थी वो डिस्कवर की थी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हम। नेक्स्ट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास इस चैप्टर में जो है, अब यहां से मैथमेटिकली टर्म्स शुरू होती हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो ये फर्स्ट हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट देखिए जी दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इफ सेंटर्स एच के, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें एच और के क्या है, एच और के जो है ये सर्कल के सेंटर है, ठीक है ना, ये सर्कल का सेंटर है, और आर जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि सेंटर एच के इज ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन पर होगा, यानी कि सेंटर के पॉइंट 0 होंगे ओरिजिन पर, तो 0 हो जाएगी, एच भी 0 हो जाए और के भी 0 हो जाए, ठीक है ना, एच की वैल्यू क्या हो 0 और के की वैल्यू हो 0, तो सेंटर 0 हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरह से बन जाएगी। देखें ना ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर आप ये वैल्यू पुट करो, यहाँ पर देखें जी ये वैल्यू पुट कर दें आप, इधर ये वैल्यू पुट करते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये ऐसे आ जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल
इज, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना, ये जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, देखें आपके पास इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे, ये फार्मूला ओपन करोगे, x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y का स्क्वायर, फिर इधर प्लस k का स्क्वायर और माइनस 2ky और इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप की होगी। तो इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स बोलते हैं। x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस जनरल इक्वेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ये हमारे पास कि एक्स स्क्वायर जो है, ये देखिए एक्स स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। इसका जो कोफिशिएंट है इधर, ये हमेशा 1 होना चाहिए। उसके बाद वाई स्क्वायर जो है, ये आप वाई स्क्वायर देखें, वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट जो है हमेशा 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल्स की पहचान है कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो आते हैं इनका कोफिशिएंट 1 होता है। और इसमें एक्स और वाई की दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, और दूसरी बात एक्स और वाई की मल्टीपल टर्म कोई भी नहीं आती। देखिए प्रोडक्ट वाली टर्म कोई भी नहीं आएगी। तो ऐसी इक्वेशन को आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं जी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? तो ये एमसीक्यूज में भी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल हाइपरबोला या पैराबोला। x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. This is the parametric equation of circle. नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए जी, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल जो होता है हमारे पास, उसका फार्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट जेड, जी एफ, ठीक है ना, जी एफ गर्लफ्रेंड मत समझ लेना, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट जेड। इस ट्रिक से आपको याद रहेगा जो मैंने अभी भी बोला है, ठीक है ना। तो रेडियस ये होता है, ठीक है ना। तो अब आपने देखे स्टूडेंट्स, इधर जो है एक सर्कल लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसका अगर आपने रेडियस फाइंड करना हो तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, g की ज़रूरत है और f की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो जो x के साथ लिखा होता है इसको आप अगर जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है उससे कंपेयर करें। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कंपेयर कर लें, x वाली को x वाली के साथ कंपेयर करें तो 2g इक्वल आ जाएगा आपके पास 4 के, तो g इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 के। एंड देन आप कंपेयर करें y वाली को y वाली के साथ, तो 2f इक्वल आएगा 6 के, तो f इक्वल आ जाएगा 3 के। उसके बाद कांस्टेंट को कंपेयर कर लें, c इक्वल आ जाएगा -3 के। तो इन तीनों वैल्यूज को आप फार्मूले में पुट कर दें तो आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है जी सेंटर ऑफ सर्कल्स। सेंटर ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है -g -f। तो देखिए जी -g -f, तो ये g की वैल्यू जो आई है, अगर इस सर्कल का आपने ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, इस सर्कल का आप सेंटर फाइंड करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, -g -f यानी कि -2 -3। तो ये इस सर्कल का सेंटर होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है द पॉइंट x1 y1 लाइज आउटसाइड द सर्कल्स। अगर पॉइंट आउटसाइड जो है सर्कल के आउटसाइड है, आपके पास इस तरह से एक सर्कल है और आपके पास कोई पॉइंट है x1 y1, तो देखिए स्टूडेंट्स फिर हमारे पास ये जो सर्कल है ये इसमें हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर 2g x1 2
FY1 प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा। और यही अगर हमारे पास पॉइंट जो है इनसाइड द सर्कल है, यानी कि इस जगह पर है या किसी भी जगह पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, इधर है, किसी भी जगह पर है, सर्कल के अंदर है पॉइंट्स, तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसमें लेस देन इक्वल टू 0 का साइन आ जाएगा। तो ये एमसीक्यूज के बहुत तगड़े पॉइंट हैं दोनों ही, कि जब आउटसाइड कोई पॉइंट आउटसाइड होता है तो फिर ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है हमारे पास ये सर्कल, और अगर हमारे पास कोई पॉइंट इनसाइड होता है तो फिर हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए जी, टेंजेंट्स टू द कर्व्स इज अ लाइन। तो अब टेंजेंट से रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यूज होंगे, तो उसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए जी, फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है, देखिए द टेंजेंट्स टू द कर्व। टेंजेंट्स टू द कर्व, किसी भी कर्व की टेंजेंट्स, टेंजेंट्स हमेशा कर्व की होती है। इज अ लाइन, एक ऐसी लाइन होती है दैट टचेस द कर्व्स, जो कि कर्व्स को टच करती है, विदाउट कटिंग्स थ्रू इट्स, किसी जगह से कट किए बगैर। देखिए टेंजेंट्स की डेफिनेशंस को समझिएगा गौर से। टेंजेंट्स हमारे पास टू अ कर्व, एक कर्व की होती है। टेंजेंट्स हमेशा किसकी होती है? कर्व की। इज अ लाइन, एक लाइन होती है। टेंजेंट्स क्या होती है? किसी कर्व की लाइन। देखें ये सर्कल भी एक कर्व होती है, इस तरह से ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी कर्व है, तो इधर एक कर्व बना लेते हैं, ये एक कर्व आ गई। तो टेंजेंट्स किसी भी कर्व की वो लाइन है जो कि उसको टच करती है कट किए बगैर। ये देखिए जी, एक लाइन इसको टच करके ऐसे गुजरती है, बट इसको ये लाइन जो है, आपने जरा सीधी करके बना लिया, तो ये लाइन जो है देखें, ये लाइन इस कर्व को कट नहीं कर रही, ठीक है ना, विदाउट कटिंग। तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी लाइंस जो कि कर्व को कट करती है, क्या वो टेंजेंट लाइन हो सकती है? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। टेंजेंट लाइन कर्व्स को टच करके गुजरती है बट कट नहीं करती, ठीक है ना। तो इन दोनों में आपने फर्क याद रखना है, टच करने में और कट करने में। वो टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके गुजरती है, किसी भी कर्व के एक पॉइंट को टच करके गुजरती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है जी, सर्कल है, तो इस सर्कल की आप इस पॉइंट पे कर्व टेंजेंट ड्रा करना चाहते हैं, तो इस तरह से ये ऐसे टेंजेंट ड्रा हो जाएगी इस पर, ठीक है ना। तो ये उसको एक पॉइंट पर टच करके गुजरेगी, ठीक है ना, कट नहीं करती ये। तो टेंजेंट्स का आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास है एनी कर्व, कोई भी कर्व whose equations is f of x or f x व y इज इक्वल टू 0। तो ये चैप्टर नंबर 1 में हम इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बयान कर चुके हैं, कि ये जो है f of x और f of x व y, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। ये हमारे पास जो होता है, ऐसे फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन की नोटेशन है, और ये जो है हमारे पास ये इम्प्लिसिट फंक्शंस की नोटेशंस है, ठीक है ना। ये फंक्शन जो है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है और ये इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें x और y दोनों आते हैं। द डेरिवेटिव dy over dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द कर्व। कहता है फंक्शन हमारे पास एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, ठीक है ना, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, उनका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा dy over dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स, वो उन फंक्शंस की जो कर्व बनेगी उसका स्लोप होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव्स किसी भी कर्व का स्लोप होता है। सिंपली आप ये याद रख लें कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है ये किसी भी कर्व का स्लोप होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया है, द नॉर्मल लाइन डेट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। नॉर्मल हमारे पास वो लाइन होती है जो कि टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल लाइंस की ये डेफिनेशन है कि नॉर्मल हमारे पास वो लाइंस होती हैं जो कि टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर होती हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स। सर्कल की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स है वो हमारे पास किस तरह से होती है। तो सर्कल में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो हमारे पास होती है x(x1) प्लस y(y1) प्लस g(x+x1) प्लस f(y प्लस y1) प्लस c। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद है जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सर्कल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होती है, y माइनस वाई वन इंटू एक्स वन प्लस जी, वाई माइनस वाई वन एक्स वन प्लस जी। इस साइड पे है x माइनस एक्स वन, इधर देखिए लिखा था y माइनस वाई वन, इधर लिखेंगे x माइनस एक्स वन। फिर आपने लिखा x प्लस जी, तो इधर लिखेंगे y प्लस एफ। ठीक है ना, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो इसमें जो याद रखने का आसान तरीका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन इक्वल है, ऊपर इधर भी y से शुरू किया था, इधर भी y से, इधर y प्लस एफ लिखो और फिर नीचे लिख लो x, इधर y1 प्लस एफ और फिर x1 प्लस जी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन आंसर नॉर्मल होगी सर्कल्स। उसके बाद है जी द लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द सर्कल। ये सर्कल को इंटरसेक्ट करती है इन एट मोस्ट टू पॉइंट। तो एमसीक्यूज में जो पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है वो एट टू पॉइंट, मोस्ट टू पॉइंट, जस्ट टू पॉइंट या नन ऑफ दीज। तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सर्कल को मोस्ट टू पॉइंट पे कट करती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपके पास कोई सर्कल हो, तो एक लाइन ये जो है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो इस तरह से देखें ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। ये लाइन जो है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये सर्कल को मोस्ट टू पॉइंट पर कट करती है। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा ये 2 पॉइंट पर ही कट कर सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम्स हैं और उनकी डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल्स। सर्कल पर अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करें फ्रॉम एनी पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट पी एक्स वाई पर, इस तरह से आपके पास कोई पॉइंट है, इस पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक है ना, एक आपने ये ड्रॉ कर दी, एक आप इस साइड्स को ड्रॉ कर दें इस पॉइंट पे। ठीक है, ये दो टेंजेंट्स आपने सर्कल के किसी पॉइंट पे ड्रॉ कर दी है। द टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो टेंजेंट्स क्या होंगी, रियल और डिस्टिंक्ट होंगी। एमसीक्यूज में पूछा जाएगा सर्कल के एक पॉइंट पे जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो क्या होती हैं, रियल और डिस्टिंक्ट होती हैं, कंसाइड्स होती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं, अकॉर्डिंग एज द पॉइंट्स लाइज आउटसाइड्स और इनसाइड्स। ठीक है ना, वो आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट होगी अगर पॉइंट आउटसाइड होगा सर्कल के, अगर पॉइंट इनसाइड होगा तो फिर वो आपके पास कंसाइड और इमेजिनरी होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं ये पॉइंट। नेक्स्ट आ जाएंगे इधर हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। टेंजेंट ऑफ द सर्कल की जो लेंथ होती है वो सेम जो हमारे पास सर्कल का, देखें ये भी पेपर में एमसी वो क्वेश्चन बहुत मरतबा पूछा गया है, 6.2 एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन है कि लेंथ जो है हमारे पास ऑफ टेंजेंट्स ऑफ सर्कल्स वो क्या होती है। तो सेम देखें सर्कल की जो इक्वेशन है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, उसी इक्वेशन ऑफ सर्कल में, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट बन जाती है ऑफ द सर्कल। सर्कल के टेंजेंट्स की लेंथ सेम सर्कल की इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर रूट लगाने से हासिल होती है। चलें जी नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। लेंथ ऑफ डायामीटर्स ऑफ अ सर्कल्स। सर्कल का जो डायामीटर होता है उसकी लेंथ हमारे पास होती है, अगर सर्कल ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो वो होती है 2a। तो देखिए जी ये आपके पास अगर कोई सर्कल है तो इसका रेडियस आपके पास a होगा, तो इसके डायामीटर की लेंथ ये भी तो a ही होगा, फिर ये सेंटर है तो रेडियस इधर भी a इधर भी a, तो इसके डायामीटर की लेंथ हो जाएगी 2a। अगर रेडियस r होता तो इधर अगर r स्क्वायर होता तो डायमीटर की लेंथ 2r होती।
नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए जी, परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रा करें ऑन अ कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। इस तरह से आप एक सर्कल बनाएं, इसका एक ये कार्ड ले लें आप। कार्ड हमारे पास वो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाता है। देखें जी, सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को मिलाता है, उस लाइन सेगमेंट को हम कार्ड बोलते हैं। वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को मिलाता है उसको हम कार्ड बोलते हैं। तो ये कार्ड है जी हमारे पास बच्चों। तो कार्ड अगर सेंटर से कहता है कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा करे, परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे आप, तो वो सर्कल के कार्ड को दो बराबर हिस्सों में कट करता है, बाइसेक्ट करता है। आधा इधर, यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर, ठीक है ना, अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर। चलें जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एन एंगल, कोई भी एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल्स पर कोई भी एंगल बनाओगे तो वो राइट एंगल बनेगा। इसको समझते हैं जी, इसका क्या मतलब है कि सेमी सर्कल पर कोई एंगल बनाए तो वो राइट एंगल बनेगा। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत मरतबा एग्जाम्स में पूछा गया है। ये आपके पास इस तरह से एक सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल पर आप यहां से, ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है, किसी भी जगह पर एंगल बनाओ ऊपर, यहाँ पर इधर बनाए आप एंगल, तो ये जो एंगल बनेगा आपके पास ये 90 डिग्री का ही होगा। आप ऐसा यहाँ पर बनाने, कोई कहता है कि हम इधर नहीं बनाना चाहते जी, हम तो एंगल बनाना चाहते हैं इस पॉइंट पे, तो आप ये ऐसे बना दें, ए से इधर को जाएं और फिर यहाँ से बी की तरफ जाएं, तो इधर जो एंगल बनेगा ये भी 90 का होगा। सेमी सर्कल में सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर बनाओ, चाहे तो इधर भी बनाओ, यहाँ से लेकर इधर को जाओ और फिर इधर से इधर आ जाओ, तो ये जो बनेगा ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। सेमी सर्कल में आप कोई भी एंगल बनाओगे, एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो वो राइट एंगल ही होगा। तो नेक्स्ट देखें जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट, tangents of the circles at any points of the circle is a perpendicular to the radical segment at a point। उसके बाद जी हमारे पास पॉइंट है पी एफ ओवर पी एम, इसकी रेशियो हमारे पास इक्वल होती है एसेंट्रिसिटी ई के। तो ये हम जो है हाइपरबोला पैराबोला में डिटेल से पढ़ लेंगे कि ये पी एफ और पी एम क्या है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जल्दी से उनको कवर करते हैं, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी इस तरह से। देखें जी, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ई जो है ये एसेंट्रिसिटी हमारे पास 1 हो तो उससे हमारे पास जो कोनिक बनती है वो पैराबोला होती है। और अगर ई जो है ये हमारे पास 0 और 1 के सेंटर में हो, ई की वैल्यू 0 से बड़ी हो 1 से छोटी हो, ठीक है ना, तो इससे जो हमारे पास कोनिक बनती है वो एलिप्स कहलाती है। इसके बाद स्टूडेंट देखें जी, हमारे पास ई जो है ये अगर ग्रेटर देन 1 हो, इससे जो कोनिक बनेगी वो हाइपरबोला होगी, जो कोनिक बनेगी वो हाइपरबोला होगी। उसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स देखें जी, फिक्स्ड लाइन एल, जो फिक्स्ड लाइन एल होती है हमारे पास वो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिटेल से हाइपरबोला पैराबोला और एलिप्स को तीनों को ही हम डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो उसमें इस लाइन एल और फोकस पॉइंट सबका जिक्र करेंगे। फिलहाल यहाँ आपने याद रखना है फिक्स लाइन एल जो है ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, फिक्स पॉइंट जो है उसको हम फोकस कहते हैं इन कोनिक सेक्शंस। उसके बाद जी लास्ट पॉइंट है द नंबर्स ई, ई जो होता है इसको हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना, ऑफ अ कोनिक्स। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम, लेटेस्ट रिएक्टम्स की जो लेंथ होती है हमारे पास ऑफ अ पैराबोला, पैराबोला के लेटेस्ट रिएक्टम्स की जो लेंथ होती है वो हमारे पास होती है जी 4a, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोला, हाइपरबोला इसका जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टेंस होता है वो हमारे पास होता है 2b² ओवर a। इसके बाद जी एलिप्स, एलिप्स का जो हमारे पास
लेटेस्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टेंस ऑफ हाइपरबोला और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टेंस ऑफ एलिप्स, तो ये भी सेम होता है 2b² a। तो ये तीनों आपने याद रखनी है। पैराबोला के जो लेटेस्ट रिएक्टेंस की लेंथ है वो 4a है, हाइपरबोला की जो लेटेस्ट रिएक्टेंस की लेंथ है वो 2b² है, और एलिप्स के जो लेटेस्ट रिएक्टेंस की लेंथ है वो 2b² है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।